हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एमपी साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कल जहाँ पर हमने क्लास एंड की थी वहां से वापस स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट में कुछ चालक के बारे में जाना था। आज हम देख रहे हैं कुछ विशेष तथ्य। और ये विशेष तथ्य क्या है? अगर आवेश स्थिर रहता है, अपनी जगह पर हिलता डुलता नहीं है, एक ही जगह पर रुका हुआ रहता है, वेग का मान शून्य रहता है, तब ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो जब V बराबर 0 होगा, आवेश स्थिर अवस्था में होगा, तो ये उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। इसको इससे व्यक्त किया जाता है। अगर आवेश गतिशील है, क्यों आवेश अपने पास और ये गति कर रहा है, और गति भी किस प्रकार की? एक समान वेग से, मतलब इसका जो वेग है वो क्या है? नियत। तो जब आवेश नियत वेग से गति करता है तो ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। और यही आवेश अगर मान लो अनियमित वेग से गतिशील है, मतलब इसके वेग में त्वरण है। अगर अलग अलग वेग से गतिशील होगा, मान लो शुरू में वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड, बाद में वेग हो जाता है 40 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे वेग बदल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ त्वरण का मान है, तो इसके वेग को हम बोलेंगे कि ये जो आवेश है वो त्वरित है। तो अगर आवेश त्वरित है मतलब वेग नियत नहीं है, वेग का मान बार बार बदल रहा है, मतलब आवेश त्वरित है। तो वेग नियत नहीं है, तो अनियमित वेग से जब आवेश गति करेगा तो ये उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत चुंबकीय तरंग, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं, EMW। चुंबकीय क्षेत्र को हम B से लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र को E से, चुंबकीय क्षेत्र को B से, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उन्हें EMW से। तो हमने विशेष तथ्य में जाना कि अगर आवेश स्थिर है तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। अगर आवेश नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। और यदि आवेश अनियमित वेग से गतिशील है, मतलब आवेश त्वरित है, तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग, और वो आवेश इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। यह आवेश है Q और ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो हमारे से बोला जाए कि ये वाला आवेश है वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? तो पहली बात तो ये आवेश स्थिर नहीं है, तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये हम नहीं कह सकते। आवेश गति में है तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। और अगर अनियमित वेग से गतिशील हो तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कर सकता है। लेकिन हमें पता नहीं है नियत वेग से गतिशील है या अनियत वेग से। तो देखो, वृत्ताकार पथ पर जब भी कोई वस्तु, कोई कण, कोई आवेश गति करता है तो बार बार उसकी दिशा बदलती रहती है। इस बिंदु पर हम इस आवेश की दिशा देखें तो यहाँ पर स्पर्शरेखा खींच देंगे तो इस दिशा में, यहाँ पर देखेंगे तो इस दिशा में, यहाँ पर स्पर्शरेखा खींच के दिशा देखेंगे तो इस दिशा में। मतलब जब यह आवेश वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो इसकी दिशा बार बार चेंज होगी। और हमें पता है अगर वेग का परिमाण न बदले लेकिन दिशा भी बदलती है तो वेग को परिवर्तनशील मानते हैं हम, मतलब त्वरण का कुछ ना कुछ मान होता है। क्योंकि वेग को परिवर्तनशील कब मान सकते हैं? या तो वेग का परिमाण बदले या दिशा बदले। यहाँ पे परिमाण का हमें पता नहीं है लेकिन दिशा बदल रही है, इसका मतलब वेग परिवर्तित है, वेग परिवर्तित हो रहा है। और वेग परिवर्तित हो रहा है तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ त्वरण का मान है। और हमें पता है कि त्वरित आवेश होता है वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों उत्पन्न करता है। तो ये जो आवेश है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, और EMW जो वेव्स होती है वो भी जनरेट करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं आवेशन की विधियां। कोई भी आवेश है वो हमें उत्पन्न करना है किसी वस्तु पर,
नेक्स्ट हम देखते हैं आवेशन की विधियां। किसी भी वस्तु पर हमें आवेश उत्पन्न करना हो तो उसकी 3 प्रकार की विधियां हो सकती है। पहली है स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? मान लो अपने पास ये दो वस्तुएं हैं और इनमें से ये आवेशित है और ये अनावेशित है, दोनों चालक हैं, इस पर आवेश है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। जब इनको स्पर्श करवाया जाता है, स्पर्श करवाने से इस पर जो आवेश था उस आवेश की कुछ मात्रा इस पर भी आ जाती है और ये वस्तु भी आवेशित हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा आवेशन। इस पर जितना आवेश है उसकी ठीक आधी मात्रा इस वस्तु पर भी आ जाती है। इस पर मान लो 10 कूलम आवेश है, जैसे स्पर्श करवाएंगे इस पर 5 कूलम और इस पर भी 5 कूलम आवेश हो जाता है। तो ये होता है स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। दूसरा है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन हम पहले कुछ एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, जैसे हमने बिल्ली की खाल को एवोनाइट से रगड़ा था या कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था। तो दो वस्तुओं को जब आपस में घर्षण करवाते हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जिससे दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धन आवेश और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट भी है। प्रेरण का मतलब क्या होता है? हम एक शब्द जानते हैं प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब होता है इंस्पायरेशन, मतलब दूसरे से कुछ सीखना। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में भी क्या होता है कि एक वस्तु आवेशित होती है, उससे दूसरी वस्तु बिना स्पर्श किए आवेशित हो जाती है। मतलब एक आवेशित वस्तु की प्रेरणा से दूसरी अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको हम देखें तो मानो ये अपने पास एक चालक गोला है, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है और इसको एक कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। ये जो स्टैंड है वो कुचालक है, कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड पर इसलिए रखते हैं ताकि इस पर जो आवेश की मात्रा है वो स्टैंड के द्वारा जमीन में प्रवाहित न हो जाए। तो ये अपने पास एक अनावेशित गोला है, चालक गोला है, इसके पास में एक आवेशित छड़ को लेकर आते हैं। आवेशित छड़ को लाने से क्या होता है कि ये आवेशित छड़ है, इस पर माइनस चार्ज है, इसके कारण इस गोले में जो प्लस चार्ज रहता है वो इसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। ये गोला उदासीन है, उदासीन होने का मतलब क्या है? इसमें प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों बराबर मात्रा में है। जैसे माइनस आवेश की छड़ लेकर आते हैं तो इसमें से प्लस आवेश माइनस छड़ की तरफ आकर्षित होने लग जाता है और माइनस आवेश है वो इससे दूर जाने लग जाता है इस छड़ से। तो इस साइड माइनस आवेश आ जाता है और इस साइड प्लस आवेश आ जाता है। माइनस आवेश वाली साइड इसको हम भूसंपृक्त कर देते हैं और इस माइनस आवेश को जमीन के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, जमीन के अंदर भेज देते हैं। ये हमने इसको भूसंपर्कित कर दिया है। इसके बाद में ये सिर्फ धनावेश बचता है, छड़ के कारण यहाँ पर इकट्ठा है। जैसे ही छड़ को हटाते हैं ये धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और पूरे गोले में फैल जाते हैं। इस प्रकार से शुरू में जो अनावेशित गोला था हमारे पास वो यहाँ पर आवेशित हो जाता है। अगर यही प्रयोग हम इस प्रकार से करें कि इस ऋणावेशित छड़ की जगह धनावेशित छड़ ले तो यहाँ पे ये गोला है वो ऋणावेशित होता है। देखते हैं हम आवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अभी हमने आवेशन के बारे में जाना कि आवेशन की 3 विधि होती है, स्पर्श द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इससे संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला तथ्य है हमारा कि जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उसका थोड़ा सा द्रव्यमान कम हो जाता है, जबकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। हालांकि व्यवहार में या गणना में इस द्रव्यमान हानि और वृद्धि को नगण्य मानते हैं, फिर भी अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो नाम मात्र का द्रव्यमान उसका कम हो जाता है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है कि आवेशीकरण का या आवेशन का सही परीक्षण प्रतिकर्षण होता है। आवेशन का सही परीक्षण प्रतिकर्षण होता है, मतलब कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसका पता लगाने के लिए जो सही परीक्षण है वो प्रतिकर्षण है, न कि आकर्षण। क्योंकि आकर्षण जो होता है वो एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तु के बीच भी हो सकता है। अभी हमने प्रेरण द्वारा आवेशन में देखा था कि जो गोला था वो शुरू में अनावेशित था, उसके पास छड़ को लेकर आए और छड़ और गोले में आकर्षण होने लग गया था। गोले में प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया था और छड़ पर था माइनस चार्ज, दोनों में आकर्षण होने लग गया था।
तो गोला अनावेशित था, उसमें प्लस और माइनस दोनों बराबर मात्रा में थे, जबकि छड़ आवेशित थी, फिर भी दोनों में आकर्षण हो रहा था। तो आकर्षण तो एक अनावेशित और एक आवेशित वस्तु के बीच भी हो सकता है, जबकि प्रतिकर्षण होता है वो सदैव दो आवेशित वस्तुओं के बीच में ही होगा। तो इसका पता लगाने के लिए कि वस्तु आवेशित है या नहीं, इसका सही परीक्षण प्रतिकर्षण ही होता है, न कि आकर्षण। इसके बाद में एक पॉइंट और है कि बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई महत्व नहीं होता है। अगर द्रव्यमान नहीं है तो वहां पर आवेश भी नहीं हो सकता। बिना द्रव्यमान वाली वस्तु का कोई आवेश नहीं हो सकता। अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो उसका द्रव्यमान जरूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, स्वर्णपत्र वैद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी ये एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी संरचना। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से बनी होती है। यहाँ पे कॉर्क लगा दिया जाता है ताकि ये जो छड़ है ये हिले डुले नहीं। यहाँ पे है कॉर्क। ये जो छड़ है ये धात्विक छड़ है, धातु की बनी हुई है, धात्विक छड़। यहाँ पे ये दो पत्तियां लगी हुई रहती है जो सोने की बनी हुई रहती है, स्वर्ण पत्ती बोल सकते हैं या पन्नी बोल सकते हैं। ये धात्विक छड़ होती है, इसके इस वाले भाग को, इस सिरे को थोड़ा मोटा कर दिया जाता है और इसको बोलते हैं धात्विक घुंडी। धात्विक घुंडी। तो ये भाग होती है, बोतलनुमा संरचना होती है। यहाँ पर दो सोने की पतली पन्नियां रहती है, ये धात्विक छड़, यहाँ पे कॉर्क और ये धात्विक घुंडी। अब हमें जिस वस्तु पर आवेश का पता लगाना होता है उस वस्तु को इस धात्विक घुंडी से स्पर्श करवाते हैं। धात्विक घुंडी से स्पर्श करवाने के बाद ये जो धात्विक छड़ होती है ये भी आवेशित रहती है, इसका जो आवेश रहता है वो हमें पता रहता है। तो अगर जो वस्तु हमने यहाँ पे टच किया उसका आवेश और धात्विक छड़ का आवेश समान है तो ये दोनों पन्नियां दूर दूर रखती है, दोनों में प्रतिकर्षण होता है। या हमारे द्वारा लगाई गई वस्तु और इस धात्विक छड़ पर विपरीत आवेश है तो ये दोनों पन्नियां पास पास में आ जाती है, दोनों में आकर्षण हो जाता है। अगर आकर्षण होगा तो हम समझ जाएंगे कि दोनों पर आवेश विपरीत है, हमारे द्वारा जो वस्तु यहाँ पे टच की गई है उस पर और धात्विक छड़ पर। जबकि दोनों अगर दूर दूर जा रही है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी वस्तु और धात्विक छड़ पर जो आवेश है वो समान प्रकृति का है। तो इसका आवेश हमें पता रहेगा तो जो वस्तु हमने टच की उसका आवेश हमें पता लग जाएगा। मान लो हमारे पास जो वस्तु है उस पर धन आवेश है, यहाँ पे टच किया, धात्विक छड़ पर भी धन आवेश है तो यहाँ पे पन्नियों में प्रतिकर्षण हो जाएगा। प्रतिकर्षण होते ही हम समझ जाएंगे कि हमारी वस्तु पर धन आवेश है, क्योंकि इस पर तो धन आवेश था ही, हमारी वस्तु पर भी क्या है, धन आवेश। और यदि मान लो यहाँ पर हमने वस्तु टच की, इसका आवेश हमें बताया कि धन आवेश है और दोनों ही आकर्षित हो जाती है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो वस्तु उस पर ऋण आवेश है। इस प्रकार से धात्विक घुंडी से वस्तु को स्पर्श करवा के और वस्तु पर आवेश का पता लगा लिया जाता है। इस संरचना को हम बोलते हैं स्वर्णपत्र वैद्युतदर्शी। अब स्वर्णपत्र वैद्युतदर्शी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्णपत्र वैद्युतदर्शी में सोने की पन्नियों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है सोना एक तो अच्छा चालक होता है और दूसरा यहाँ पर हमें ऐसी पत्तियां चाहिए जो एकदम हल्की हो, आराम से दूर दूर हो जाए, आराम से पास पास में आ जाए। तो सोना सबसे तन्य धातु होती है, एकदम पतले तार के रूप में इसको हम बना सकते हैं, इसलिए सबसे हल्की धातु होने के कारण यहाँ पर सोने का उपयोग किया जाता है।
तो इस प्रकार से हम स्वर्ण वैद्युतर्षी को समझ टी आवेश प्रवाह की तरफ उधारा कहते हैं। क्यू जो आवेश है इसका मात्रक जी है, तो क्यू बराबर हम लिख सकते हैं आई टी। आई धारा का मात्रक एम्पियर और जो टी है समय का मात्रक सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड। और इस एम्पियर इंटू सेकंड को ही हम बोलते हैं कूलाम। इसको क्या बोलते हैं? कूलाम, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। तो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलाम। बात करते हैं सीजीएस मात्रक की। सीजीएस मात्रक, तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। इसके बाद में आवेश के विद्युत चुंबकीय मात्रक की बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश के विद्युत चुंबकीय मात्रक की बात करें तो ये होता है एफ कूलाम। एफ कूलाम। इसके बाद में बात करें हम आवेश के सबसे छोटी मात्रक की। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है स्थिर वैद्युत इकाई। स्थिर वैद्युत इकाई, इसको हम ईएसयू भी बोल सकते हैं। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। इनमें आपस में संबंध देखें तो देखो, एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10⁹ ईएसयू बराबर 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन बराबर 1/10 एफ कूलाम। मतलब एक कूलाम में ईएसयू कितने होते हैं? 3 इंटू 10⁹ और एफ कूलाम कितने? 1/10। इसके बाद में बात करते हैं आवेश के सबसे बड़े मात्रक की। तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक ये होता है फैराडे। एक फैराडे की वैल्यू देखें तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। एक मात्रक और आने वाला है अपने पास आगे, वो होता है फेरेड। लेकिन ये तीसरे चैप्टर में आएगा, और फेरेड होता है धारिता का मात्रक। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है फेराडे और फेरेड में। फेरेड होता है धारिता का, जबकि फेराडे होता है आवेश का। अब बात करें हम विमीय सूत्र की। आवेश का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र। तो आवेश के ऐसे मात्रक में हमने देखा था कि जो कूलाम होता है, कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकेंड। तो उसके आधार पर वीमा क्या हो जाएगी? एम्पियर इंटू सेकेंड। तो A1 और T1।